हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। अभी तक हमने सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट हमने पढ़ लिया है। और क्या पढ़ा था, थोड़ा बेसिक भी पढ़ा था। तो कंप्लीट जो अभी तक पार्ट पढ़ा हमने उसके क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे एसएससी जेई में जो पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। तो उसमें पहले कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आया हुआ है, क्वेश्चन है ये 2019 का ही क्वेश्चन है, पिछले साल के ही क्वेश्चन है। देखो क्या है, मैथमेटिकल पहला क्वेश्चन है, मैथमेटिकली स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द डिफॉर्मेशन पर यूनिट। पर यूनिट ए ऑप्शन दिया हुआ लेंथ, बी ऑप्शन वॉल्यूम, सी ऑप्शन लोड एंड डी ऑप्शन एरिया। देखो एसएससी जेई में जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो इतने अच्छे नहीं आते हैं। उस क्वेश्चन में आपको ही समझना पड़ता है क्वेश्चन को भी ढंग से। कैसे, देखो वैसे तो स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम भी होता है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ भी होता है, और क्या होता है, चेंज इन एरिया पर यूनिट एरिया भी एक टाइप का स्ट्रेन होता है जिसको एरियल स्ट्रेन बोलते हैं। तो यहां पर डिफॉर्मेशन पर यूनिट, डिफॉर्मेशन इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम भी हो सकता है, बट समझने की बात है कि डिफॉर्मेशन जो बोल रहा है मेनली जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, स्ट्रेन आपका नॉर्मल स्ट्रेन। और नॉर्मल स्ट्रेन में क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ जो है सबसे बेहतर ऑप्शन है। इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है वो पर यूनिट लेंथ वाला है। इसमें आंसर ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, बट क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा अच्छे से कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है इसमें। तो ज्यादातर जो यूज होता है, जो स्ट्रेन के बारे में, सिंपल जो स्ट्रेन के बारे में यूज करते हैं, क्या करते हैं, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो आप कह सकते हो डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू ब्रेक सडनली विद और नो विद लिटल और नो डिफॉर्मेशन इज नोन एज, जिसके डिफॉर्मेशन कितनी हो, या तो लिटल हो या फिर नो डिफॉर्मेशन हो, उसको क्या कहेंगे। अब ऑप्शन में दे रखे हैं आपको डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, इलास्टिसिटी, ब्रिटलनेस। ठीक है, ये ऑप्शन है। डक्टिलिटी क्या होता है, उसको पीट पीट के जो हम तार में बना सकते हैं, वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। मेलिएबिलिटी क्या होता है, किसी मटेरियल को पीट पीट के अगर हम शीट में बना दें तो उसको मेलिएबिलिटी बोलते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है, मटेरियल अगर अपनी पोजीशन वापस अपनी शेप एंड साइज रिगेन कर लेता है तो उस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब ब्रिटलनेस क्या होती है, ब्रिटलनेस होती है जो मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जिसमें ना आए वो और वो ब्रेक हो जाए, उसको कहेंगे हम ब्रिटलनेस। बट यहां पर लिटल और नो डिफॉर्मेशन गिवन है। एक्चुअल में क्वेश्चन में यहां पर बीच में प्लास्टिक लिखा आना चाहिए था, विद लिटल और नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, बट फिर भी आप यहां पर एज्यूम कर लोगे खुद से कि यहां पर क्या है, बीच में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, क्योंकि और कोई भी ऑप्शन ना तो ये आएगा, ना ये आएगा, ना ये आएगा, कोई भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सिंपल है, आपके पास यही ऑप्शन आंसर आएगा। तो यहां पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आना चाहिए था। इलास्टिक डिफॉर्मेशन जरूर होती है, थोड़ी बहुत इलास्टिक डिफॉर्मेशन जरूर होती है ब्रिटल मटेरियल में, पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होती है। तो जो ब्रिटल मटेरियल है उसका जो डायग्राम बनाते हो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, वो आपका इस टाइप से बनता है। बस यहीं पर इसका ब्रेक पॉइंट आ जाता है, इसके बाद ग्राफ आता ही नहीं है। यानी कि यहां से यहां तक लगभग इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाली जोन जो इसके बाद आने वाली थी वो नहीं आती है, उससे पहले ही ये मटेरियल ब्रेक हो जाता है। तो ये हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन। तो आपको ब्रिटलनेस आएगा यहां पर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ग्राफ फॉर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एन आइडियल इलास्टिक स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल। आइडियल इलास्टिक स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल, एक तो ये, और एक बार दूसरा क्वेश्चन आया था, बस इसकी जगह पे लिखा था लीनियर हार्डनिंग प्लास्टिक मटेरियल।
लीनियर हार्डनिंग प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसमें जैसे हमने देखा यहाँ से यहाँ तक इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, इसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू होती है, इसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू होती है। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू होगी बाद में। अब देखो इसमें ग्राफ में देखो, इसमें तो सिर्फ इलास्टिक डिफॉर्मेशन दी हुई है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है ही नहीं कहाँ पे। और जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है उसी को स्ट्रेन हार्डनिंग भी बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक अगर थोड़ी सी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाए और फिर उस मटेरियल को आप उस मटेरियल को अनलोड कर दो, अनलोड करने के बाद आप चेक करोगे कि वो मटेरियल ज्यादा हार्ड हो जाता है। और ज्यादा हार्ड क्यों हुआ, क्योंकि उसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गई उसकी वजह से, या स्ट्रेन की वजह से, उसके अंदर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से, उस स्ट्रेन की वजह से वो हार्ड होगी, तो इसलिए उसको स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं उसको। या तो स्ट्रेन हार्डनिंग बोलोगे या फिर क्या बोलोगे, लीनियर हार्डनिंग प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक जोन में आपका हार्ड हुआ है वो मटेरियल, तो सेम चीज है। या तो ये लिखा हो आइडियल इलास्टिक स्ट्रेन हार्डनिंग लिखा हो, या फिर प्लास्टिक जोन में हार्डनिंग लिखा हो, तो एक ही बात है। और इसका आंसर आपका ये आएगा, क्योंकि यहां से यहां तक तो इलास्टिक जोन है, इसके बाद ये जो जोन है प्लास्टिक जोन, प्लास्टिक जोन, या फिर इसको स्ट्रेन हार्डनिंग जोन भी बोल देते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग। तो दो बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार ये लिखा हुआ था आइडियल इलास्टिक स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल, दूसरी बार लिखा हुआ था लीनियर हार्डनिंग इलास्टिक मटेरियल। तो दो बार क्वेश्चन आया हुआ है, आंसर आपका दोनों बार यही आएगा। ऑप्शन हो सकता है बी की जगह सी में लिखा हो, बट आंसर ये आएगा। इसमें देखो देखो ये ग्राफ क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि स्ट्रेस जो है कांस्टेंट दिखा रखा है, तो स्ट्रेस की वैल्यू कांस्टेंट है और स्ट्रेन की वैल्यू इंक्रीज होती है, ऐसा तो नहीं आएगा। फिर इसमें क्या है, इलास्टिक लिमिट तक आपका स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद स्ट्रेस की वैल्यू कांस्टेंट है, ये भी नहीं। ये वैल्यू आएगी इस टाइप का जो ग्राफ होता है जिसमें स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है, और ये स्ट्रेट है, तो इसलिए यहां पर लीनियर वर्ड लिखा हुआ है, लीनियर हार्डनिंग प्लास्टिक मटेरियल। तो स्ट्रेट लाइन है, बट इसका स्लोप जो इलास्टिक वाली कर्व है, इसका स्लोप और इसके स्लोप में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बट जीरो नहीं होगा। स्लोप जीरो होने का मतलब क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। इसमें हॉरिजॉन्टल दे रखा है, ये नहीं आएगा, तो ये आपका आंसर आएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द करेक्ट मटेरियल विच ओबेज द कैटेगरी ऑफ हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, ये पूछ रहा है कि इसमें से ज्यादा इलास्टिक मटेरियल कौन सा है। ज्यादा इलास्टिक मटेरियल ये मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको यंग्स मॉडल्स पढ़ाया था तब आपको बताया था कि जिस मटेरियल के लिए यंग्स मॉडल्स की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा इलास्टिक होगा। जिस मटेरियल के लिए यंग्स मॉडल्स की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा इलास्टिक होगा। तो इन सब में रबड़ में आपको पता है रबड़ का इलास्टिक मॉडुलस बहुत कम होता है, ये वैल्यू भी बताई थी मैंने कुछ इसकी 10 के आसपास। अच्छा, ब्रास का भी कम होता है, ग्लास का तो बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये ग्लास क्या है, ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल का यंग्स मॉडुलस थोड़ा सा कम आएगा। इसके बाद स्टील, स्टील का सबसे ज्यादा होता है, तो आंसर आपका आएगा स्टील। आंसर क्या आएगा आपका, स्टील आएगा, क्योंकि स्टील का यंग्स मॉडुलस सबसे ज्यादा होता है इन मटेरियल में। तो स्टील का यंग्स मॉडुलस अगर सबसे ज्यादा है तो यही क्या होगा, ज्यादा इलास्टिक होगा, मोर इलास्टिक, तो और हाईली इलास्टिक भी बोल सकते हो। तो ये हुआ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं देयर इज, उसके बाद डैश लगा हुआ, ये खालिस्तान आपको भरना है। फॉर ए ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या होता है, नो इलास्टिक जोन, नो प्लास्टिक जोन, लार्ज प्लास्टिक जोन, एक लार्ज प्लास्टिक जोन आएगा और एक आएगा लार्ज इलास्टिक जोन। तो यहां पर मैंने आपको बताया था अभी, ये ब्रिटल मटेरियल के लिए इस टाइप का यहां से यहां तक ही बनेगा ब्रिटल मटेरियल के लिए। तो ब्रिटल मटेरियल के लिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व यहीं तक बनता है। इलास्टिक जोन तो आती है, इसको बोलेंगे हम इलास्टिक जोन, यहां से यहां तक जो आया इलास्टिक जोन, बट इससे आगे ये ब्रेक हो जाता है, प्लास्टिक जोन नहीं आती है। ये क्वेश्चन हमने पहले जब किया था, नो डिफॉर्मेशन, तो मैंने आपको बताया था प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब नो प्लास्टिक जोन, तो नो प्लास्टिक जोन इसका आंसर आएगा। तो ये आंसर हुआ आपका फिफ्थ क्वेश्चन का कि इसमें कोई प्लास्टिक जोन नहीं होती है।
तो एक बार हमने ये 5 क्वेश्चन कर लिया, अभी आगे करते हैं और क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल स्टेट्स दैट इट इज रिजिड, द वैल्यू ऑफ पॉइजंस रेशियो फॉर दिस मटेरियल इज। इस मटेरियल के लिए पॉइजंस रेशियो की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो रिजिड मटेरियल मैंने आपको सोम बेसिक के पहले लेक्चर में ही बताया था कि रिजिड क्या होता है। रिजिड मटेरियल वो होता है जब आप उस पर फोर्स लगाते हो और उसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं आता, यानी कि उसमें वो जो भी मटेरियल ले रहे हो आप, कोई भी सॉलिड आप ले रहे हो, उस पर आपने फोर्स लगाया लेकिन उसके जो पार्टिकल्स की पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हुई, या ये कह सकते हो कि ना तो उसके शेप में चेंज हुआ ना उसके साइज में चेंज हुआ। अगर शेप या साइज में चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेन की वैल्यू 0 आएगी। स्ट्रेन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। स्ट्रेन कितना आएगा, 0 आएगा। और म्यू क्या होता है आपके पास, लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये आपके पास म्यू की वैल्यू होती। तो कोई भी स्ट्रेन जो नहीं आएगा, यानी कि ये भी 0 ये भी 0। वैसे तो ये बन गई 0/0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म होती है नॉट डिफाइन। बट एक्चुअल में जो आपका क्वेश्चन पेपर बनाया गया है वो क्या बनाया गया है कि इस वाले स्ट्रेन को उसने 0 मान लिया, नीचे वाले को कुछ भी वैल्यू पुट नहीं की, पहले सिर्फ एक को 0 मान लिया। तो अगर ऊपर 0 आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो आपको आंसर गिवन होगा उसके हिसाब से इसका आंसर ए है, बट एक्चुअल कंडीशन में देखें तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। अब नॉट डिफाइन आएगा तो यानी कि नन ऑफ दीज आना चाहिए। बट एक और चीज है, एक और थिंग पे हम आते हैं कि इनमें से तो कोई नहीं आएगा, हो सकता यहां से नन ऑफ दीज आंसर आना चाहिए, लेकिन आपको गिवन आंसर जो होगा वो 0 होगा। तो आपको 0 करना है, आपको ज्यादा ज्ञान नहीं देना है, वहां पे आपको 0 आंसर करना है। अगर ये क्वेश्चन दोबारा आता है तो आपको आंसर इसका 0 देना है। ओके, दूसरी चीज, अगर रिजिड बॉडी है और उस पर आपने फोर्स लगाया तो उसके वॉल्यूम में भी तो कोई चेंज नहीं होगा, उसके वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है, डेल्टा वी की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, चेंज इन वॉल्यूम 0 आ जाता है, तो उस कंडीशन में म्यू की वैल्यू क्या आती है, 1/2। ये हमने देखा था कि म्यू की वैल्यू अगर 1/2 आ जाती है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, 0 होता है। तो आप म्यू की वैल्यू 1/2 कह सकते हो, और 1/2 भी यहाँ पे नहीं है, तो इसके हिसाब से भी नन ऑफ दीज आना चाहिए। बट आपको जो क्वेश्चन का आंसर गिवन होगा वो 0 होगा, क्योंकि उसने सोचा कि ये वाला स्ट्रेन 0 है, इसकी वैल्यू 0 पुट कर दी, इसकी वैल्यू कुछ भी पुट नहीं की, तो 0 डिवाइड बाय समथिंग इज 0। लेकिन 0/0 जो फॉर्म होती है वो नॉट डिफाइन होती है, इसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, इसकी 0 भी नहीं कह सकते, इन्फिनिटी भी नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, नॉट डिफाइन। बट आंसर आपको 0 देना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, द वैल्यू ऑफ पॉइजंस रेशियो डिपेंड्स ऑन, पॉइजंस रेशियो की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। देखो एक्चुअल में पॉइजंस रेशियो क्या है, प्रॉपर्टी है। जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट है जो आपने पढ़े हैं, अभी 4 पढ़े हैं आपने, ई, जी, के, म्यू, 4 इलास्टिक कांस्टेंट पढ़े हैं। चारों इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ई की वैल्यू स्टील के लिए कुछ और होती है, स्टील के जितने भी कंपोनेंट बने होंगे सबके लिए ई की वैल्यू वही रहेगी, या रबड़ के लिए कुछ और होती तो जितने भी रबड़ के कंपोनेंट होंगे सबके लिए वही वैल्यू होगी। या ये कह सकते हो मेटल के लिए, किसी के लिए आयरन के लिए, या कॉपर के लिए, या ब्रास के लिए, या फिर किसी भी मटेरियल के लिए आप ले लोगे तो ई की वैल्यू एक डिफाइन होती है। ई की वैल्यू भी, जी की वैल्यू भी, के की वैल्यू भी और म्यू की वैल्यू भी, सारी की सारी वैल्यू आपकी डिफाइन होती है उसके लिए। तो ये सारी की सारी क्या है, जितने इलास्टिक कांस्टेंट है सारे के सारे प्रॉपर्टी हैं, और प्रॉपर्टी है तो इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। तो इसमें क्या आएगी, वैल्यू ऑफ पॉइजंस रेशियो है तो किस पे डिपेंड करेगी, आप क्या कह सकते हो, इसकी वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड करेगी और किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करेगी और किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इसका आंसर ये आएगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगी, लोड पे डिपेंड नहीं करेगी, क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करेगी, नन ऑफ दीज तो आएगा नहीं क्योंकि मटेरियल आ गया पहले ही।
उसके बाद द फॉर्मूला फॉर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब इलोंगेशन भी होता है, एक्सटेंशन या इलोंगेशन कह सकते हो। इन ए टेपर्ड रोड ऑफ लेंथ एल, टेपर्ड रोड है, टेपर्ड रोड का मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूला आपको क्या आएगा, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं पूछा गया है, 3 बार पूछा गया है। आप चेक करोगे पुराने पेपर्स में तो 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टेपर्ड रोड में इलोंगेशन कितना होगा। एक्सियल टेंसाइल लोड P लग रहा है तो इलोंगेशन कितना होगा, इलोंगेशन लिखा हुआ है, कहीं एक्सटेंशन लिखा हुआ है, कहीं लेंथ में चेंज कितना आएगा ये लिखा हुआ होगा। तो ये हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ आपका। उसके बाद व्हाट इज द इफेक्ट ऑन यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर इफ रेडियस ऑफ वायर सब्जेक्टेड टू लोड P इज डबल्ड। ये कह रहा है कि अगर वायर की रेडियस को डबल कर दे तो यंग्स मॉडुलस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब यहां पर आप फॉर्मूले लगाने लग जाते हो कि स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू ई, और यहां पर ये इस पे क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो ई की वैल्यू में क्या डिफेक्ट चेंज आएगा। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, मैंने अभी बताया था आपको कि ई की वैल्यू या के की वैल्यू या म्यू की वैल्यू या जी की वैल्यू, जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट है सबकी वैल्यू इन चीजों पे डिपेंड ही नहीं करती, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन पे, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। तो यहां पर अगर आप कह सकते हो कि रेडियस पे भी डिपेंड नहीं करती, इसका मतलब क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू सेम रहेगी, सेम रहेगी तो रिमेन्स अनअफेक्टेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेस इन ए बॉडी ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड कंपेयर टू व्हेन इट इज अप्लाइड ग्रेजुअली। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड को हमने कौन सा माना था, स्टैटिक लोड। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड कौन सा होता है, स्टैटिक लोड। और ये मैंने आपको बताया था, मैं यहां पे लिख देता हूं, सिग्मा सडनली कितना होता है, 2 इंटू सिग्मा स्टैटिक। सिग्मा सडनली क्या होता है, इज इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा स्टैटिक, ये वैल्यू होती है। सडनली अप्लाइड लोड क्या हो जाता है, जब इंपैक्ट लोड पढ़ रहे थे हम, इंपैक्ट फैक्टर पढ़ा था, इंपैक्ट फैक्टर में जब H की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस टाइम पे उस लोड को, इंपैक्ट लोड को क्या बोलते हैं, सडनली अप्लाइड लोड। और सडनली अप्लाइड लोड में इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू 2 हो जाती है तो वहां पर क्या आ जाता है, सिग्मा सडनली इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्टैटिक। और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड भी स्टैटिक लोड में ही आता है, तो इसका क्या आएगा, कितनी हो जाती है, डबल ऑफ सिग्मा स्टैटिक, यानी कि 2 टाइम्स किसके, सडनली अप्लाइड लोड कंपेयर टू व्हेन इट इज ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के 2 टाइम आएगी आपकी सडनली अप्लाइड लोड में स्ट्रेस की वैल्यू। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, इस टाइप से पूछा जाता है। कभी कभी यहाँ पे नॉर्मल लोड लिखा जाता है कि सडनली अप्लाइड लोड की वैल्यू कितने टाइम्स होगी नॉर्मल अप्लाइड लोड से। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, अभी आगे क्वेश्चंस और कर लेते हैं और देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द स्ट्रेस एक्टिंग ऑन ए पॉइंट इज इन 3 डायमेंशन, स्ट्रेस जो है 3 डायमेंशन में एक्ट कर रहा है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन ए स्ट्रेस टेंसर रिक्वायर्ड फॉर डिफाइनिंग दैट स्ट्रेस। उसको डिफाइन करने के लिए कितने स्ट्रेस कंपोनेंट चाहिए। तो हम याद करेंगे कौन सा, स्ट्रेस टेंसर। स्ट्रेस टेंसर में टोटल 9 कंपोनेंट थे, जिसमें 3 नॉर्मल थे और 6 कौन से थे, शियर वाले। तो 3 डायमेंशन में स्ट्रेस टेंसर में टोटल कितने स्ट्रेस कंपोनेंट थे, 9 थे। लेकिन हमने कहा था कि 6 इंडिपेंडेंट है, सिर्फ 6 की वैल्यू ही चाहिए आपको, क्योंकि 6 की वैल्यू पता है तो बाकी 3 की वैल्यू पता लग जाती है, क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो इसलिए सिर्फ 6 ही चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 चाहिए। स्टेट ऑफ स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए सिर्फ 6 कंपोनेंट चाहिए। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चूज द इनकरेक्ट, और कैपिटल में लिखा हुआ है इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द इक्वेशन ऑफ इलोंगेशन ऑफ यूनिफॉर्म रोड हैविंग यूनिट लेंथ L ड्यू टू सेल्फ वेट W। तो सेल्फ वेट की वजह से आपको पता है डेल्टा की वैल्यू क्या आती है, WL/2AE, यही होता है फॉर्मूला।
तो देखो WL/2AE पहले में तो है, ये तो इनकरेक्ट नहीं है, ये तो करेक्ट है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें क्या है, 2WL/AE है, तो ये इनकरेक्ट है। ये भी इनकरेक्ट है, WL/AE ये भी इनकरेक्ट है, तो इसके दो ऑप्शन आएंगे। ये वाला, इसमें दिस एंड दिस लिखा हुआ है, दो चीजें लिखी हुई है, तो इसका मतलब यहां पर ये वाला तो करेक्ट है ना, कम से कम इसमें दोनों में से ये करेक्ट है, तो इस ऑप्शन में एक करेक्ट है। तो यानी कि इसको इनकरेक्ट नहीं कह सकते हम डी वाले को, तो इनकरेक्ट किसको कह सकते हैं, बी और सी को। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर आएंगे, बी एंड सी। वैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस टाइप के जिसमें मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट यहां पर दो आएंगे। हो सकता है उसने गलती से क्वेश्चन दे दिया हो, या हो सकता है करेक्ट पूछ रहा हो। करेक्ट पूछेगा तो सिर्फ एक ही आएगा, ए आंसर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रेन। बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रेन कौन सा नहीं है? कंप्रेसिव स्ट्रेन बिल्कुल है, शियर स्ट्रेन भी है, एरिया स्ट्रेन का नाम नहीं सुना, वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब क्या बता रहा है ये, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो एरिया स्ट्रेन जो है वो नहीं है आपका बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन है, स्ट्रेन हमने पढ़ा नहीं है इसलिए बेसिक टाइप का नहीं है, बट स्ट्रेन होता है। चेंज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया, एरिया स्ट्रेन को बोलते हैं, बट ये बेसिक टाइप का स्ट्रेन नहीं है। इसीलिए ये मत सोचना कि ये स्ट्रेन होता ही नहीं है, ऐसा स्ट्रेन होता है बट ये बेसिक टाइप का स्ट्रेन नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है, विच टर्म स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की एसआई यूनिट इसमें से कौन सी है? सिंपली पता है हमें, स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है कहीं पे? नहीं है, नहीं है ना। तो ये तो न्यूटन पर एमएम, ये तो आएगा ही नहीं, ये नहीं आएगा। ये पर एमएम क्यूब हो गया, नीचे लेंथ का क्यूब तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ये एमएम स्क्वायर आ सकता है, इसको आप न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की यूनिट में भी लिख सकते हो, बिल्कुल ये आ सकता है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। ये भी नहीं आ सकता, मीटर क्यूब पर सेकंड ये नहीं होता, वो डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस विच कॉज यूनिट स्ट्रेन इज कॉल्ड। इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस की उस वैल्यू को जिसकी वजह से स्ट्रेन की वैल्यू 1 आए उसको क्या कहेंगे? यूनिट स्ट्रेस तो नहीं कहेंगे, चलो देख लेते हैं, यहां पे इसको देख लेते हैं। देखो हमें पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू E इंटू स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होता है। इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस, इस स्ट्रेस को क्या कहेंगे जिसकी वजह से स्ट्रेन की वैल्यू यूनिट आए, मतलब 1 आए। तो एप्सिलॉन की वैल्यू 1 पुट करके देख लो, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू E। अगर इसको एप्सिलॉन को 1 पुट कर देंगे तो स्ट्रेस E के इक्वल आ जाएगा। स्ट्रेस किसके इक्वल आ जाएगा? यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस भी नहीं आएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी नहीं आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन किए, अभी आगे और क्वेश्चन थोड़े से और देख लेते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील स्पेसिमेन द ब्रेकिंग स्ट्रेस एज कंपेयर टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ये कह रहा है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू कंपेयर टू टेंसाइल स्ट्रेस कम होगी, ज्यादा होगी, या कितनी होगी? मोर होगी, ज्यादा होगी मतलब, लेस होगी का मतलब कम होगी, सेम होगी, या मोर और लेस डिपेंड्स अपॉन कंपोजिशन, कंपोजिशन पे डिपेंड करेगी। देखिए माइल्ड स्टील का जब टेंसाइल टेस्ट करते हो आप, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हो, ये स्ट्रेन और ये स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हो तो कुछ इस टाइप का डायग्राम आप बनता है। यहां पे जिस पॉइंट पे जो लास्ट पॉइंट होता है जिसको फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं, एफ पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, इसी को कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। तो यहां पर जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी, यहां पे कुछ इतनी होगी, और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होता है इस ग्राफ में जितनी मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो किसकी आएगी? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। इस ग्राफ में सबसे ऊपर जो पॉइंट होगा वो ये पॉइंट है, इसी पॉइंट को बोलते हैं यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। तो इसकी वैल्यू किसकी ज्यादा है? देखो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा है, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस से ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा? कम होगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू ये पॉइंट पे कम होगी और इस पॉइंट पे आपकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा होगी।
तो क्वेश्चन में क्या था कि ब्रेकिंग स्ट्रेस एज कंपेयर टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा। यहां से हमें पता चला ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा। तो ये ऑप्शन आपका राइट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द पॉइजंस रेशियो इज मोर देन यूनिटी। यहां पर यूनिटी लिखा हुआ है, ये पहले क्वेश्चन का डायग्राम हमारा यहां पे आ गया था। मोर देन यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1, एक से ज्यादा किसका होगा पॉइजंस रेशियो। इसमें ऑप्शन नहीं पहले दे रखा है, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड कास्ट आयरन। और ऑप्शंस में दे रखा है, ए ऑप्शन में ओनली ए मतलब स्टील, ओनली बी मतलब कॉपर, ओनली सी मतलब एल्यूमिनियम, या फिर नन ऑफ दीज। अब पॉइजंस रेशियो में एक 1 वैल्यू किसकी होगी। तो देखो आपको पता है म्यू की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 से 1/2 तक होती है, 1/2 से ज्यादा किसी की होती ही नहीं है। तो अगर किसी की भी नहीं होती तो आंसर क्या आएगा इसका, नन ऑफ दीज। किसी की भी नहीं होती, नन ऑफ दीज आंसर आएगा, क्योंकि किसी की भी नहीं होती, एक से ज्यादा होती ही नहीं है। म्यू की वैल्यू हमेशा 0 और 1/2 के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू स्ट्रेस रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ। ट्रू स्ट्रेस मैंने आपको पढ़ाया था पहले ही लेक्चर में, पहले या दूसरे लेक्चर में आपको पढ़ाया था बेसिक में, कि ट्रू स्ट्रेस में क्या होता है, हम ओरिजिनल डायमेंशन नहीं लेते, कौन सी लेते हैं हम, इंस्टेंटेनियस डायमेंशन। तो ऑप्शन में क्या है, एवरेज लोड एंड एवरेज एरिया, ये नहीं आएगा। एवरेज लोड एंड मैक्सिमम एरिया, ये भी नहीं आएगा। मैक्सिमम लोड एंड मैक्सिमम एरिया, ये भी नहीं आएगा। इंस्टेंटेनियस लोड एंड इंस्टेंटेनियस एरिया, ये आंसर आएगा इसका, क्योंकि हम ओरिजिनल नहीं लेते, कौन सी डायमेंशन लेते हैं, इंस्टेंटेनियस डायमेंशन लेते हैं, और उस टाइम पे जो लोड लग रहा है लोड की वैल्यू भी वही लेते हैं। तो क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस लोड डिवाइड बाय इंस्टेंटेनियस एरिया, इनका रेशियो ही आएगा आपका ट्रू स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ एन आइडियल इलास्टिक बार, सॉरी आइडियल नहीं है, इन केस ऑफ एन इलास्टिक बार, इलास्टिक लिखा हुआ है, फिक्स्ड एट अपर एंड, जिसका ऊपर वाला एंड फिक्स है, एंड लोडेड बाय फॉलिंग वेट, वेट फॉल हो रहा है लोअर एंड पे, लोअर एंड पे वेट फॉल हो रहा है। आप कहोगे सर लोअर एंड पे वेट कैसे फॉल हो सकता है, तो जैसे ये कोई बार है और यहाँ पर एक इस टाइप से दिया हुआ है क्लैंप, और यहाँ पे एक इस टाइप का लोड है, सपोज करो ये होलो टाइप का ये लोड है, तो ये लोड इसके ऊपर फॉल हो रहा है। तो लोअर एंड पे लोड फॉल हो रहा है, शॉक प्रोड्यूस कैन बी डिक्रीज्ड बाय। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, पहले क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है कि बार है, इलास्टिक बार है, मतलब क्या है, 100 में ही पढ़ रहे हैं, इलास्टिक लिमिट के अंदर पढ़ रहे हैं। अपर एंड फिक्स है और नीचे के वेट, नीचे के एंड पे लोड फॉल कर रहा है। नीचे के मतलब जो नीचे का एंड है, इस पे आप किसी भी टाइप से बना सकते हो कि यहां पर एक वेट है जो इस यहां पर फॉल कर रहा है। तो नीचे के एंड पे फॉल कर रहा है, उस टाइम पे शॉक, शॉक का मतलब क्या है, वही स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रेस को ही शॉक कहेंगे यहाँ पे। एक्चुअल में क्या होगा, स्ट्रेस की वैल्यू आपको बतानी है, और ये क्या है, इंपैक्ट लोड की कंडीशन है। जब वेट फॉल करता है, ऊपर से वेट फॉल करता है, तो कौन सा स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, इंपैक्ट स्ट्रेस। तो इंपैक्ट स्ट्रेस के केस में पूछ रहा है कि क्या शॉक को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं, या ये कह सकते हो आप, क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि इंपैक्ट स्ट्रेस को डिक्रीज कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, इंपैक्ट स्ट्रेस को डिक्रीज कैसे कर सकते हो। तो हम यहां पर देख लेते हैं, यहां पर बनाएंगे हम, देखो क्या बनाएंगे, बनाएंगे कुछ नहीं, हमें पता है सिग्मा इंपैक्ट की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा इंपैक्ट होता है इंपैक्ट फैक्टर इंटू सिग्मा स्टैटिक, यही फॉर्मूला होता है, सिग्मा स्टैटिक इंटू इंपैक्ट फैक्टर। और इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू जो होती है, सिग्मा इंपैक्ट की वैल्यू, इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1 + √1 + 2h बाय डेल्टा स्टैटिक इंटू सिग्मा स्टैटिक, यह है आपके पास। अब इसमें किससे रिलेट कर रहा है, एक्चुअल में क्रॉस सेक्शनल एरिया, सब में क्रॉस सेक्शनल एरिया की, क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिक्रीज करोगे, इंक्रीज करोगे, या क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ चेंज नहीं होती है, या डिपेंड ऑन अदर फैक्टर, इस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो यहां पे नहीं आया, तो डेल्टा स्टैटिक की वैल्यू पुट करेंगे। डेल्टा स्टैटिक क्या आएगा इस टाइप में, अगर बार है तो डेल्टा स्टैटिक इसका क्या आएगा, WL/AE। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, इलोंगेशन डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू क्या होती है,
PL/AE या WL/AE, तो ये इसमें पुट कर देंगे। तो सिग्मा इम्पैक्ट की वैल्यू क्या आई, 1+√1+2H, डेल्टा नीचे है तो AE ऊपर चला जाएगा, AE डिवाइड बाय WL, ये फॉर्मूला इनटू सिग्मा स्टैटिक। तो ये वाला फॉर्मूला आपके पास आएगा। तो इंपैक्ट फैक्टर जो होगा वही मेनली शॉक पे डिपेंड करेगा। इंपैक्ट फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा शॉक लगेगा। तो इंपैक्ट फैक्टर को कैसे कम कर सकते हो, इस वैल्यू को कैसे कम कर सकते हो आप? एरिया देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंपैक्ट फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √A। तो एरिया को अगर डिक्रीज कर देंगे तो इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, और इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, आपका शॉक भी रिड्यूस हो जाएगा। तो एरिया को, क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिक्रीज अगर कर देंगे बाय डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, इंपैक्ट फैक्टर को हम डिक्रीज कर सकते हैं, और इंपैक्ट फैक्टर डिक्रीज हो गया तो शॉक को डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर ए आएगा इसका। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइजन्स रेशियो इज यूज्ड इन, पॉइजन्स रेशियो किस में यूज होता है? ए ऑप्शन है 1D बॉडी, 1D का मतलब 1 डायमेंशनल बॉडी, बी ऑप्शन है 2 डायमेंशनल बॉडी, सी ऑप्शन है 3 डायमेंशनल बॉडी, और डी ऑप्शन है बोथ 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल बॉडी। अब 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल बॉडी, 3 डायमेंशनल बॉडी, इसका मतलब क्या है? देखो अगर सिर्फ 1 डायमेंशनल बॉडी होगी, 1 डायमेंशनल बॉडी का मतलब एक सिंपल वायर ले लो, बहुत पतली वायर, अगर आप इसको खींचोगे, अगर आप इसको ऐसे खींचोगे तो इस डायरेक्शन में इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। नो डाउट इसका डायमीटर डिक्रीज होगा, बट लेंथ बहुत ज्यादा अगर इसकी लेंथ है तो उस टाइम पे इसका डायमीटर बहुत कम रिड्यूस होगा और वो अनकाउंटेबल होगा। तो 1 डायमेंशनल बॉडी के लिए ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लेटरल स्ट्रेन जब आता है, लेटरल स्ट्रेन को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉइजन्स रेशियो को। तो देखो अगर x डायरेक्शन में लोड लग रहा है, यहां पर इस टाइप की बॉडी है और इस डायरेक्शन में ऐसे लोड लग रहा है, तो हम एप्सिलॉन y कैसे निकालते हैं, म्यू इंटू एप्सिलॉन x की वैल्यू माइनस। तो म्यू कब यूज करते हैं, या तो 2D बॉडी हो या 3D बॉडी हो, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में दोनों में निकालना हो। 2D बॉडी में और 3D बॉडी में दोनों में म्यू की वैल्यू यूज होगी, 1 डायमेंशनल वाली बॉडी में म्यू की वैल्यू यूज नहीं होगी, क्योंकि वहां पर हमें लेटरल स्ट्रेन नहीं निकालना पड़ेगा, और या ये कह सकते हो लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू बहुत कम होगी एज कंपेयर टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इसीलिए आपका आंसर जो आएगा वो ये आएगा, कौन सा, बोथ 2 डायमेंशनल बॉडी एंड 3 डायमेंशनल बॉडी। 2 डायमेंशनल बॉडी में भी और 3 डायमेंशनल बॉडी में भी म्यू की जरूरत पड़ेगी या म्यू की वैल्यू यूज होगी। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अभी देखे हैं। अभी कुछ इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे कुछ, और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।